Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm continuing the discussion of the question paper of General Economics 1 Indian Economic Service question paper of 2024. First two questions हम डिस्कस कर चुके हैं so I'm starting with question number 3. थर्ड क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या कह रहा है आपको. थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में कह रहे हैं राइट डाउन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन. इन व्हाट वेज इज दिस प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. तो दो चीज़ें यहाँ पे पूछी हैं उसने थर्ड ए में. पहली बात पूछ रहा है कि ट्रांसलॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और दूसरे पूछ रहा है कि इसके कॉब डगलस के साथ डिफरेंसेस क्या क्या है वो बताइए. तो देखिए पहले बात करता हूँ मैं ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन की. ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन मैंने लेक्चर में डिटेल में टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर. तो अब देखिए फंक्शन की फॉर्म क्या है. log of y, the translog production function takes the form log of y is equal to beta naught plus summation I is equal to 1 to n beta I log of xi plus half times summation I is equal to 1 to n summation j is equal to 1 to n beta ij log xi into log xj. यहाँ पे कुछ बुक्स ये हाफ टर्म यूज़ नहीं करती हैं, कुछ हाफ यूज़ करती हैं. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी. हाफ यूज़ करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता. हाफ यूज़ करने की वजह क्या मैं आपको बता दूंगा अभी मैं हाफ यूज़ क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे. तो ये जो फॉर्म है हमारे पास ये ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन है. यहाँ पे जो बीटा नॉट है इसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी पैरामीटर. जो बीटा आई है वो है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट आई. आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट आई. और ये जो बीटा आई जे है इसको बोलते हैं इंटरेक्शन टर्म. इंटरेक्शन टर्म. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि n नंबर ऑफ हमारे पास इनपुट्स हो सकते हैं. इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4. उनके आपस के जो इंटरेक्शंस हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है. मगर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले इसको मान लेता हूँ. अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं लिखूंगा क्या. लेट अस अज्यूम दैट वी हैव ओनली टू इनपुट्स x1 एंड x2. मान लेते दो इनपुट्स हैं x1 और x2. तो ये फॉर्म क्या बनेगी फॉर टू इनपुट्स. ये बनेगा log y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस. अब i एक बार 1 होगा एक बार 2 होगा. जब i 1 होगा तो बीटा 1 log x1 प्लस बीटा 2 log x2. अब यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे होगा अगर i भी 1 है j भी 1 है तो बीटा 1 1 log x1 log x2 बाहर हाफ लगा हुआ है प्लस हाफ बीटा 1 1 log x1 इंटू log x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अगर i1 है और j2 है. i1 है j2 है तो बीटा 1 2 हो जाएगा हाफ बीटा 1 2 log x1 प्लस सॉरी x प्लस नहीं है log x1 इंटू log x2
प्लस, अब अगर I2 है और J1 है तो हाफ बीटा 2 1 log x2 log x1, और अगर दोनों ही 2 है, I भी 2 है J भी 2 है, तो हाफ बीटा 2 log x2 का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो log x1 x2 या log x2 x1 एक ही चीज़ है, तो ये मैं इसको कॉमन लूँगा तो हाफ और हाफ वहाँ पे कॉमन होके 1 हो जाएगा। उसको हम हाफ इसलिए लिया था ताकि वो हाफ प्लस हाफ मिलके 1 हो जाए। अगर हम ये मान ले बीटा 1 2 बीटा 2 1 भी सेम ही है तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ अजम्पशंस कर लेता हूँ। लेट हाफ बीटा 1 नॉट 1 2 हो गया, इसको बीटा 3 बोल देते हैं। हाफ बीटा 2 को बीटा 4 बोल देता हूँ। एंड हाफ बीटा 1 2 प्लस हाफ बीटा 2 1 को बीटा 5। ये तो ऐड होंगे, ये दोनों जब कॉमन आ जाएंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हाफ बीटा 1 2 प्लस हाफ बीटा 2 1। आई विल हैव log y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 log x1 प्लस बीटा 2 log x2 प्लस इसकी जगह बीटा 3 आ जाएगा, बीटा 3 log x1 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह बीटा 4 आ जाएगा, बीटा 4 log x2 का स्क्वायर प्लस बीटा 5 log x1 log x2। यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये जो टर्म है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको लीनियर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और ये इंटरेक्शन टर्म है। लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, वो क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये बाद वाली जो है ये इंटरेक्शन टर्म है। आप यहाँ पे x1 को लेबर और x2 को कैपिटल भी मान सकते हैं। इफ x1 इज लेबर एंड x2 इज कैपिटल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 log l प्लस बीटा 2 log k प्लस बीटा 3 log l स्क्वायर प्लस बीटा 4 log k स्क्वायर प्लस बीटा 5 log l log k। बात ध्यान रखिएगा इसको, आप इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास एक फॉर्म होगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये लीनियर स्पेसिफिकेशन है, दिस इज लीनियर स्पेसिफिकेशन। ये क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकेशन है। और ये जो है ये इंटरेक्शन टर्म है। एक बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है होगी आपको, कॉब डगलस में क्या होता था, कॉब डगलस के लॉगरिथमिक फॉर्म में कॉब डगलस फंक्शन सिर्फ इतना सा बनता था, सिर्फ ये होता था कॉब डगलस। मतलब ये जो ट्रांसलॉग फंक्शन है ये कॉब डगलस से बड़ा फंक्शन। अगर मैं बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5 को 0 मान लूँ तो उस केस में क्या होगा, ये कॉब डगलस बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। अब उसने हमसे बोला था बेसिकली फीचर्स बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। तो पहला लिखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। अनलाइक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अनलाइक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन which assumes constant elasticity of substitution। कॉब डगलस में आपको याद होगा जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है 1 होता है, आपको याद होना चाहिए। which assumes constant elasticity of substitution, sigma is equal to 1। The translog production function allows for
वेरिंग इलास्टिसिटीज, इसमें इलास्टिसिटीज अलग अलग हो सकती हैं, कांस्टेंट होना कंपलसरी यहां पर नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही कि इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग हो सकती है। वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था, कॉप डगलस में 1 होता था सिर्फ, तो यानी इसी वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। वहां पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सिंस, दूसरी बात, सिंस इज डज नॉट अज्यूम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू बी 1, यहाँ पे 1 होना जरूरी नहीं है। इट डज नॉट अज्यूम इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन टू बी 1, therefore it allows for more flexible substitution between inputs. So inputs में substitution के ज़्यादा chances है यहाँ पर। तीसरी बात ये है जो आपको मैंने बताई अभी, इसमें 3 तरह की टर्म्स होती हैं। एक तो लीनियर स्पेसिफिकेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकेशन होती है, और एक इंटरेक्शन टर्म होती है। ठीक है, मैंने अभी 2 इनपुट लिए हैं, और लूंगा तो और ज़्यादा हो जाएंगी। तीसरी बात लिखिए, द ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स 3 काइंड्स ऑफ टर्म्स। इट इंक्लूड्स लीनियर स्पेसिफिकेशन ऑफ टर्म्स, आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल β1 log L प्लस β2 log K। इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकेशन ऑफ टर्म्स, आप लिख सकते हैं β3 log L का होल स्क्वायर प्लस β4 log K का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म जो है। एंड इट इंक्लूड्स इंट्रैक्शन टर्म्स, उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं β5, ये वाली β5 log L इंटू log K। तो इसमें 3 तरह की टर्म्स आती हैं। आपको अभी डिफरेंस में बताऊंगा, एक बार डिफरेंस भी लिखूंगा, मगर यहाँ पे फीचर्स की बात करें 3 तरह की टर्म्स इसमें आ जाती हैं। अब अगला पॉइंट ये है, 4th पॉइंट, जैसे आपने पढ़ा था कॉप डगलस जो है वो होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की वजह से। यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं, तो ये फंक्शन नॉन होमोथेटिक है। द ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन इज अ नॉन होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सो दैट इज इट accommodates नॉन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल फंक्शंस। तो नॉन CRS फंक्शंस को भी अकोमोडेट करता है, इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है उसका सम 1 होना जरूरी नहीं। अब क्योंकि ये बात, इसमें क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकेशन भी है, इंटरेक्शन भी है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अलाउ करता है। कॉप डगलस सिर्फ लीनियर स्पेसिफिकेशन लेता है, तो वह सिर्फ लीनियर एनालिसिस को अलाउ करता है। यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं, इंटरेक्शन टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगला फीचर है हमारे पास, सिंस ट्रांसलॉग फंक्शन इंक्लूड्स लीनियर स्पेसिफिकेशन, क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकेशन, इंटरेक्शन टर्म्स, therefore it allows for more complex analysis of inputs के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी अलाउ करता है। आप यहां मालूम कर सकते हैं लेबर और कैपिटल का कंबाइंड इफेक्ट क्या है। इंटरेक्शन टर्म यही बताती है कि लेबर कैपिटल का कंबाइंड इफेक्ट क्या है। लॉग में आपको, सॉरी कॉप डगलस में आपको पता नहीं चलता इस बात का। एक चीज और है, आप देखिए यहां पर β0 लीनियर फॉर्म में है, β1 लीनियर फॉर्म में है, β2 लीनियर फॉर्म में है, β3 लीनियर फॉर्म में है, β4 लीनियर फॉर्म में है, β5 लीनियर फॉर्म में, सारे के सारे जो पैरामीटर से लीनियर फॉर्म में है, इसलिए इसका OLS एस्टिमेशन इजीली किया जा सकता है। इस बात को लिख लीजिए द पैरामीटर्स इन ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन आर इन लीनियर फॉर्म, that is it is linear in parameters function, ये linear in parameters है। therefore it can be easily estimated using method of ordinary least squares। तो OLS का easily estimation किया जा सकता है, क्योंकि OLS की आपको पता है CLRM की assumption क्या होती है कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो लीनियर होना चाहिए। वेरिएबल लीनियर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वेरिएबल लीनियर नहीं है, log L स्क्वायर ये लीनियर नहीं है, log K स्क्वायर लीनियर नहीं है, log L log K लीनियर नहीं है। मगर आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है, हमारे लिए वेरिएबल्स का लीनियर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वहां पर पैरामीटर्स का लीनियर होना इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स लीनियर हैं, इसलिए इसका हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं OLS की हेल्प से। तो ये तो हमारे पास फीचर्स हो गए जो हमने पढ़े हैं, किसके,
ये फीचर्स पढ़ लिए हमने ट्रांसलॉग के। उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछ रहा था आपसे वो, क्या आप बताइए क्या डिफरेंस है, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ट्रांसलॉग और कॉब डगलस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक बात तो मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, क्या कि जो कॉब डगलस है उसमें हम मानते हैं कि CES है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जबकि ट्रांसलॉग में इस assumption को हम छोड़ देते हैं। देखिए, दी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम्स दैट the Cobb-Douglas production function assumes that the elasticity of substitution between inputs is constant. Sigma is equal to 1. Cobb-Douglas से मानते हैं. Whereas in translog, it is not essential that elasticity of substitution is 1. तो यहाँ पर elasticity 1 होना जरूरी नहीं है. ठीक है, अच्छा. दूसरी बात, Cobb-Douglas जो है वो एक स्पेशल केस है ट्रांसलॉग का. Cobb-Douglas production function is a special case of translog production function. यानी वो आपने जो पढ़े थे ना इंटरेक्शन टर्म्स, अगर बीटा ij इज 0 आ जाए, इफ बीटा ij इज 0, यानी ये टर्म्स अगर 0 हो जाए वाली, देखिए बीटा ij अगर ये टर्म 0 हो गई है वाली, बीटा ij 0 तो सब खत्म ये वाला, ये जो बच गया ये क्या है, ये Cobb-Douglas है. तो इट इज अ स्पेशल केस. इफ बीटा ij इज 0, देन ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन gets converted into Cobb-Douglas production function. ठीक है, अच्छा. अब देखिए, अभी मैंने 2 इनपुट्स लेके बनाया है. अगर 3 इनपुट्स हो तो Cobb-Douglas क्या बनेगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 log x1 प्लस बीटा 2 log x2 प्लस बीटा 3 log x3. लेकिन 3 का ट्रांसलॉग क्या बनेगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 log x1 प्लस बीटा 2 log x2 प्लस बीटा 3 log x3 तो रहेगा, प्लस हाफ बीटा 1 2 प्लस हाफ बीटा 1 log x1 स्क्वायर प्लस हाफ बीटा 2 log x2 स्क्वायर प्लस हाफ बीटा 3 log x3 स्क्वायर. फिर इंट्रैक्शन बीटा 1 log x1 x2 बीटा 1 log x1 x3 बीटा 2 log x2 x3 बीटा 3 log x3 x1 बीटा 2 log x2 x1 बीटा 3 log x3 x2. ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, अभी 3 है, 4 में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो अगला डिफरेंस क्या है, सिंस ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकेशंस as well as linear specifications as well as interaction terms, therefore it becomes more complicated for higher number of inputs. It becomes more complicated for higher number of inputs, whereas in comparison to this the Cobb-Douglas function remains simple. फिर एक चीज और भी है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मल्टी कोलिनियरिटी का चांस भी हो जाता है. Next point, fourth point. Since there are large number of inputs and their interactions in the translog production function, so there is a very high chance that this production function would suffer from multi-collinearity. इसमें बहुत ज़्यादा चांस है मल्टीकोलिनियरिटी होने का. ठीक है, तो ये तो बात हुई इसके डिफरेंसेस क्या हैं इसके साथ, Cobb-Douglas के साथ. ओके, 10 नंबर का था जी ये क्वेश्चन, हमने कर दिया पूरा डिस्कस आपके साथ यहाँ पे. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, बी पार्ट में इसके, सपोज दैट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन एज q इज इक्वल टू a इंटू l पावर 1/3 इंटू k पावर 2/3. ओके, फाइंड आउट द रिटर्न्स टू स्केल ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए, q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Lk is equal to a into L power 1/3 k power 2/3. So multiplying the inputs with parameter lambda f lambda L lambda k is a into lambda L power 1/3 into lambda k power 2/3. This is a into lambda 1/3
into lambda 2 by 3 into L 1 by 3 into K 2 by 3। ये लैम्डा जब बेस सेम होते पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो लैम्डा पावर 1 बाय 3 इंटू लैम्डा पावर 2 बाय 3 क्या होगा? लैम्डा पावर 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 लैम्डा पावर 1, और बाकी बच गया ए एल के, ये तो फंक्शन है एफ एल के। सो देयरफॉर degree of the production function is degree of production function is 1, that is it exhibits, the production function exhibits constant returns to scale। अगर डिग्री 1 से बड़ी होती है तो क्या आता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिग्री 1 से छोटी आती है तो क्या आता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और डिग्री 1 आती है तो क्या आता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पर क्योंकि डिग्री 1 आ रही है तो दिस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है जी। और क्या पूछ रहे हैं? इज द प्रोडक्शन फंक्शन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव? देखिए, ये जो पावर होती है ना, ये जो पावर होती है ये बेसिकली इलास्टिसिटी शो करती है। तो फॉर दिस फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर इज 1 by 3 and elasticity of output with respect to capital is 2 by 3. So output is more sensitive with respect to capital in comparison to labor। आउटपुट में ज़्यादा सेंसिटिविटी है, यानी अगर 1% कैपिटल में चेंज आएगा तो आउटपुट में ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा लेबर के मुकाबले। तो बेसिकली इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, रिलेटिवली मोर कैपिटल इंटेंसिव देन लेबर इंटेंसिव। तो लिखेंगे कैसे? लिख दिया आपने, फिर लिखेंगे क्या? Since elasticity of output with respect to capital is greater than the elasticity of output with respect to labor, so it means that output is more sensitive for changes in capital than for changes in labor. So we can say that output is relatively more capital intensive in comparison to आउटपुट इज मोर कैपिटल इंटेंसिव एंड लेस लेबर इंटेंसिव। तो ये ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है और कम लेबर इंटेंसिव है। एक्चुअली में ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि कंप्लीटली कैपिटल इंटेंसिव है कंप्लीटली, तो हम रिलेटिव टर्म्स में कह सकते हैं। ये सिर्फ लेबर इंटेंसिव तब होगा जब कैपिटल होगा ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव तब होगा जब लेबर होगी ही नहीं वहाँ पर। यहाँ लेबर भी है कैपिटल भी है, तो रिलेटिवली बताना पड़ेगा, कंपेरेटिवली बताना पड़ेगा कहाँ ज़्यादा है। आउटपुट का फर्क कैपिटल से ज़्यादा पड़ता है, तो इट इज़ रिलेटिवली मोर कैपिटल इंटेंसिव देन labor intensive. So is the production process labor intensive? It is less labor intensive and more capital intensive. ठीक है? Okay. If the price of third party, the price of labor and capital are this and this respectively, and the firm incurs total cost of 1050, what will be the optimal combination of labor and capital? देखिए. Now here wage rate W is 20 and rental rate R is 100. So for optimum output, the condition is that MPL by MPK is equal to W by R। ये कंडीशन आपने पढ़ी हुई है। अब MPL कैसे निकलेगा? Q है A इंटू L पावर 1 by 3 K पावर 2 by 3। तो what is MPL? MPL is 1 by 3 A L power minus 2 by 3 K power 2 by 3। What is MPK? 2 by 3 A into L power 1 by 3 K power minus 1 by 3। What is MPL by MPK? 1 by 3 A into L power minus 2 by 3 into K power 2 by 3 upon 2 by 3 A into L power 1 by 3 K minus 1 by 3। अब देखिए ध्यान से, ये A से कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया? 1 by 2। और जो लेबर ऊपर माइनस 2 by 3 नीचे के प्लस हो जाएगी, और कैपिटल नीचे माइनस 1 by 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इंटू कैपिटल पावर 2 by 3 प्लस 1 by 3 अपॉन लेबर पावर 1 by 3 plus 2 by 3। So it is 1 by 2 into K by L। So for equilibrium या for optimum output, MPL by MPK is W by R, यानी 1 by 2 into K by L is equal to W 20 RF 100, 1 by 5 है।
सो K इज इक्वल टू 2/5 इंटू L, ये नंबर 1 दे दो. एंड व्हाट इज आइसोकॉस्ट लाइन? आइसोकॉस्ट लाइन है 20L प्लस 100K इज इक्वल टू कितने पैसे खर्च करने को तैयार है फर्म? 1050. ये नंबर 2 है. फ्रॉम 1 and 2, $20L प्लस के डालेंगे 2/5L, 200/5 40L is equal to 1050. 60L is 1050. L is 105/6. 6 1s are 6, 45, 7s are 17.5. और K क्या होगा? 2/5 into 17.5, 2 into 3.5, K हो गया 7. तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है? फर्म विल यूज 17.5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड इट विल यूज 7 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. ये पूछा है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ L and K. हाँ जी. So for optimum output, firm will use 17.5 units of labor and 7 units of capital. ठीक है. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट थ्योरी का था, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का था. बहुत बेसिक क्वेश्चन था. ट्रांसलॉग आपने पढ़ा था हमारे साथ और उसका कंपैरिजन मैंने भी बताया आपको. और सेकंड पार्ट से आसान तो क्वेश्चन कोई प्रोडक्शन में हो नहीं सकता. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए. फिर भी कोई क्वेरी अगर आपके मन में है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, पता नहीं चली, पूछना चाहते हैं, तो डाउट क्लास में आके आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं. राइट. ओके. थैंक यू. गुड बाय. टेक केयर.